हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोरिलेशन के अंदर इसका थर्ड मेथड, स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। इससे पहले हमने दो मेथड सीखे थे, एक स्कैटर डायग्राम मेथड और एक सेकंड हमने सीखा था कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो थर्ड मेथड है इसका नाम है स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन का मतलब है कि इसमें हमें एक्स और वाई की एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं होती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं मिस्टर ए एंड बी। ए ने भी 7 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया, बी ने भी इन 7 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया। अब हमें इनके एक्चुअल मार्क्स मालूम नहीं है, बल्कि ये मालूम है इसके इकोनॉमिक्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए, मतलब रैंक के अकॉर्डिंग रैंक 1 आई, अकाउंट्स में सेकंड हाईएस्ट आए, मैथ्स में थर्ड रैंक आई, इंग्लिश में फोर्थ हाईएस्ट, साइंस में फिफ्थ हाईएस्ट, हिंदी में 6 और सोशल साइंस में 7। यानी इसके जो 7 सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में आए, सेकंड अकाउंट्स एंड सो ऑन। सिमिलरली वाई के भी एक्चुअल मार्क्स हमें गिवन नहीं है, बल्कि ये मालूम है कि फर्स्ट रैंक किसमें आई, मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर इंग्लिश में आए इसके, सेकंड नंबर पर सोशल साइंस, थर्ड पर हिंदी एंड सो ऑन। तो रैंक कोरिलेशन का हम यूज तब करते हैं जब हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स वाई गिवन नहीं होती, बल्कि उसके बदले में रैंक्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो अगर रैंक्स गिवन हो तो हम कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। हमें एक्स और वाई के रैंक्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके रैंक्स का डिफरेंस निकालेंगे। डी विल बी इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई, दैट इज नोन एज रैंक्स ऑफ एक्स मीन्स आर एक्स, दिस इज आर वाई, आर एक्स माइनस आर वाई, दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, देखो ऐसा हमें डी निकालने के बाद आगे एक नेक्स्ट कॉलम में डी स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम चाहें तो डायरेक्टली डी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई होल स्क्वायर। तो उस केस में क्या होगा, हमारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा और हमें बाद में अलग से स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ डी की वैल्यू नहीं चाहिए, डी नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट डी स्क्वायर ही चाहिए। 6 माइनस 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 3 माइनस 5 माइनस 2, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1, 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 2 माइनस 7 माइनस 5 इसका स्क्वायर भी 25। और इसके बाद अब हम इन सब का सम निकालेंगे। सम आ जाएगा 98। अब ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें रैंक्स गिवन हो, आर की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1। ध्यान रखना है 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 अलग से माइनस होगा, मतलब 1 में से अलग से माइनस करना है। तो हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर 1 में से इसे माइनस करेंगे हम। ठीक है, एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 98 अपॉन में एन, एन कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां सोल्व कर देते हैं। आर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 6 इंटू 98 अपॉन में 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 दैट विल बिकम 48। इसको थोड़ा सा काट पीट के छोटा कर देते हैं हम। टू से कटा 3, 2 से 24, 2 से 49 और 2 से 12, 7 से कटा 7 द 49, 3 4 द 12।
तो अल्टीमेटली वैल्यू बन गई 1 माइनस 7/4। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1.75, तो आ जाएगा माइनस 0.75। तो अल्टीमेटली नेगेटिव कोरिलेशन है और काफ़ी हाई डिग्री कोरिलेशन है। तो हमने देखा कि दोनों में कोरिलेशन नेगेटिव है, क्योंकि साफ नज़र आ रहा था ये जिसमें फर्स्ट आया ये उसमें 6 आया, और ये जिसमें फर्स्ट आया ये इसमें 4th आया, और ये जिसमें सबसे कम रैंक आया 7th, और ये इसमें 2nd आया, और ये जिसमें 7th आया ये इसमें 2nd आया। तो अल्टीमेटली साफ पता चल रहा था कि बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है, जहां पर इसके मार्क्स ज़्यादा हैं वहां इधर कम है, और जहां इसके ज़्यादा है वहां इधर कम है। ठीक है, तो ये था हमारा स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। अब हम एक बार देखेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में रैंक्स नहीं दिए, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, और हमें अगर रैंक कोरिलेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो भी हम रैंक कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं इनको रैंक्स प्रोवाइड करके। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसको हम मिटाएंगे और आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा जिसमें हम रैंक खुद फाइंड कराएंगे, तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं इसमें हमें एक्स और वाई की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। ठीक है, 25, 37, 86, 42, 53, और वाई की वैल्यू गिवन है 87, 92, 54, 26, 65। तो इस बार हमें रैंक गिवन नहीं है, लेकिन फाइंड करने के लिए बोला है रैंक कोरिलेशन फाइंड करो। फाइंड करने के लिए कहा है रैंक कोरिलेशन। तो अब हमें क्या है कि इनके रैंक्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, आर एक्स एंड आर वाई। देखो, रैंक प्रोवाइड करने के दो मेथड हैं। एक, सबसे बड़े नंबर को हम फर्स्ट रैंक दे सकते हैं, ठीक है, या फिर सबसे छोटे नंबर को भी हम फर्स्ट रैंक देकर आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो रैंक्स प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास दो अल्टरनेटिव हैं। तो एक अल्टरनेटिव मैं करके दिखा रहा हूं, और फिर दूसरे के लिए मैं यहां पर आपको समझा दूंगा, लिखवा दूंगा। वी कैन प्रोवाइड फर्स्ट रैंक टू दिस 86, और वी कैन प्रोवाइड फर्स्ट रैंक टू दिस स्मॉलेस्ट नंबर 25। तो हम ये स्मॉलेस्ट वाला चूज कर लेते हैं। तो जो भी मेथड हम यहां यूज करेंगे वही यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर भी जो सबसे छोटा नंबर है 26, इसका फर्स्ट रैंक हो जाएगा ये। ठीक है, सबसे छोटे नंबर को फर्स्ट रैंक दिया, फिर उससे बड़ा 37, इसे 2 रैंक दिया हमने। 37 के बाद 42, 3, 53, 4, 86, 5। और हम चाहते तो सबसे बड़े वाले को 5 वाले को फर्स्ट रैंक दे देते, यहाँ जहाँ 4 लिखा है इसको 2 दे देते, ये 3 और ये 4 और ये 5। लेकिन दूसरे मेथड से रैंक देने से क्या होता है कि अगर हमें रैंक प्रोवाइड करने हैं तो हम ये वाला मेथड जनरली फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें फायदा ये रहता है कि नंबर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो रैंक भी ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाता है। ठीक है, तो अदरवाइज क्या है कि सबसे बड़े नंबर का रैंक 1 हो गया, उससे छोटे का 2 हो गया, तो नंबरों में ये सबसे बड़ा है, रैंक वाइज ये सपोज ओनली 1 है। तो 1 को आप ये मत मानो कि फर्स्ट है, 1 को ये मानो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। सबसे छोटा था, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, बड़ा और बड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 26 स्मॉलेस्ट नंबर, फिर इससे बड़ा नंबर 54,
ये 2 आ गया, फिर 65 3 आ गया, 87 4 और ये 5। बिल्कुल सेम पहले की तरह। डी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 5 माइनस 3 9, 5 माइनस 2 3 9, 3 माइनस 1 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1। इसका सम निकाल देंगे हम 32। आर की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 32 अपॉन में एन 5, 1 2 3 4 5 और इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1। आर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 6 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 24, 8 3 द 24, 8 4 द 32 और 3 2 द 6। ये बन गया 1 माइनस 8 बाय 5, 1 माइनस 1.6 माइनस 0.6। दैट इज द आंसर। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आपको और करवा रहा हूं, इसके बदले इससे पहले मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूं। रैंक्स कैन बी provided as in increasing order, like first rank to smallest number, and so on, or can be provided in decreasing order, like first rank to largest number and so on। ठीक है, we have used this method। स्मॉलेस्ट नंबर को फर्स्ट रैंक दिया हमने, स्मॉलेस्ट फर्स्ट रैंक, फिर उससे ग्रेटर को सेकंड एंड सो। नोट करो, फिर सारा मिटाएंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। इस बार क्वेश्चन में क्या होगा कि x और x की वैल्यू लिखते लिखते ना कुछ वैल्यूज सेम आ जाएंगी, तो सेम आने के कारण अब रैंक किस तरह से देंगे तो हम ध्यान से सीखेंगे यहां पर। How to provide rank to equal values, like
x एंड y की वैल्यू हमें गिवन है 12, 7, 12, 8, 15, 25, 30 और y की वैल्यू गिवन है 4, 8, 5, 8, 7, 8, 12। ये वैल्यूज हमें गिवन एक्स और वाई की, और हमसे कहा गया है फाइंड रैंक कोरिलेशन। तो सबसे पहले हमें रैंक्स प्रोवाइड करने हैं आर एक्स और आर वाई को। अगेन मैंने बताया था हम लोग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 7, इसको हमने दे दिया फर्स्ट रैंक। फिर इससे बड़ा 8, इसको दिया सेकंड रैंक। फिर 8 के बाद 12, 12, दो नंबर इक्वल आ गए, तो हमें इन दोनों को एक एक रैंक देना है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि फर्स्ट और सेकंड के बाद हम इसे थर्ड और इसे फोर्थ दें, या इसे थर्ड इसे फोर्थ दें। एक को थर्ड और एक को फोर्थ तो रैंक देना पड़ेगा। ठीक है। और इसके बाद ये 15 है, ये फिफ्थ रैंक आ जाएगा। 25, 6 और 37। तो मतलब ये 1, 2। अब देखना ये है कि ये 3, 4 है या फिर ये 4 और ये 3 है। 1, 2 के बाद ये 3, 4, 5, 6, 7, या 1, 2 ये 3 और ये 4, 5, 6, 7। देखो एक तीसरा अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि दोनों को फर्स्ट सेकंड के बाद कंबाइंड थर्ड रैंक दे दें, तो थर्ड के बाद फिर इसे 4, 5, 6 दें। तो ये एक गलत आंसर होगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारा रैंक की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो सिर्फ 6 तक जाएगी, जबकि गिनती में तो ये 7 है। तो हम चाहते हैं कि इनका रैंक पूरे 7 तक जाए और ये भी पूरे 7 तक जाए। ठीक है। बाई चांस सपोज कर लो कि अभी यहाँ पर 8, 8, 8 आया था, तो ये भी 8, 8, 8 और सारे 8 ही होते, तो क्या हम सबको बोल देते सारे फर्स्ट आ गए, फर्स्ट 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 फर्स्ट, और फर्स्ट सेकंड कोई आया ही नहीं। तो ऐसा करके तो हमारा जो डिफरेंस है काफी बड़ा आ जाता। तो डिफरेंस के बड़ा होने से कोरिलेशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। तो हम सबको फर्स्ट नहीं लिख सकते यहां पर, और यहां पर भी दोनों को हम थर्ड रैंक नहीं दे सकते। तो हमें हमारे पास देखो मैंने बताया 2 अल्टरनेटिव हैं, इसको 3, 4 या इसको 3, 4। लेकिन अगर इसे 3 देंगे, इसे 4 देंगे, तो इसे बड़ा रैंक मिल गया, तो ये बोलेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई। और अगर हमने इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, तो इसको बड़ा रैंक मिल गया, तो है तो ये भी 12 और ये भी 12, तो ये नाराज हो जाएगा, मेरे को छोटा रैंक मिला, उसे बड़ा रैंक मिल गया। तो हमारे पास एक तीसरा अल्टरनेटिव है कि दोनों को सेम रैंक दे दिया जाए, लेकिन सेम रैंक इस तरह से देंगे कि हमारी काउंटिंग में गड़बड़ ना हो। ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसका 3 और इसका 4 आ रहा है ना वैसे तो, या इसका 3 इसका 4, एक का 3 और एक का 4 आ रहा है, तो हम दोनों को सेम रैंक देने के लिए इन दोनों का एवरेज निकाल देते हैं, 3 और 4 का एवरेज। एवरेज रैंक। सिंस 2 रैंक्स आर इक्वल, देयरफॉर उन दोनों का
हमें एवरेज रैंक निकालना है, एक का 3 और एक का 4, तो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 3.5। तो हमने क्या डिसाइड किया कि ना किसी को 3 मिलेगा ना 4, बल्कि दोनों को 3.5 और 3.5 वाला रैंक देंगे। लेकिन जब काउंट करेंगे तो 1 2 के बाद इसे 3 इसे 4, मतलब इसे 3 4 के बाद आगे 5 6 7 जाएगा। ये नहीं कि 1 2 और ये 3 और यहां से 4 5 6 कर दें, वैसा नहीं करना। सिमिलरली y में देखा सबसे छोटा नंबर 4, तो इसे 1 रैंक दिया, इसे 2, इसे 3, 7 आ गया ये। इसके बाद 8 8 8, ये 3 नंबर इक्वल आ रहे हैं। तो 1 2 3 के बाद एक का 4, एक का 5, एक का 6, ठीक है। नाउ अगेन 3 रैंक्स आर इक्वल, 3 रैंक इक्वल आ गए, उनका नंबर है 1 2 3 के बाद 4 5 एंड 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर भी 2 रैंक इक्वल आ गए थे, उनका नंबर था 3rd एंड 4th, तो देयरफॉर यहां पर भी हम निकालेंगे एवरेज रैंक 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3, 15/3 कट के आ जाएगा 5। तो हम तीनों को 5 5 5 रैंक दे देंगे, लेकिन बोलेंगे ऐसा 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद इसकी बारी आई तो ये है 7। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया रैंक कैसे प्रोवाइड करना है। इसके बाद हम पहले की तरह अपना d² फाइंड करेंगे, दैट इज rx - ry का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस, 2.5 का स्क्वायर 6.25, 5 - 1 1 - 5 - 4 16, 3.5 - 2 1.5, 2.25 -3 का स्क्वायर 9, 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, 6 - 5 1 का स्क्वायर 1, 7 - 7 0। दोबारा देख लेते हैं, 3.5 - 1 2.5, 6.25, 1 - 5 -6 -4 का स्क्वायर 16, 3.5 - 2 1.5, 1 to the 2.25, 2 - 5 - 3 9, 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, 6 - 5 1 का स्क्वायर, यस। अब हम इसका सम निकाल देंगे। डेसिमल के बाद का तो 0.50 हो गया। इसका सम आ गया 38.5। अब इसमें हम लोग आर का फॉर्मूला देखेंगे। अब जिनमें ये इक्वल रैंक आ जाते हैं ना, उनमें आर का फॉर्मूला डिफरेंट है, चेंज हो जाएगा। ध्यान से सीखना पहले। फॉर्मूला है 1 - 6 ब्रैकेट में सिग्मा d² अपॉन में n और n² - 1। देखो अगर आप फॉर्मूला यहां तक देखोगे तो बिल्कुल सेम है जैसा पहले था। 1 - 6 ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया, सिग्मा d² और अपॉन में n इंटू n² - 1। लेकिन अभी फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ, ब्रैकेट ओपन तो हुआ, क्लोज नहीं हुआ। ब्रैकेट में अभी और भी कुछ आएगा, प्लस 1/12 m1³ - m1 प्लस 1/12 m2³ - m2 एंड प्लस सो ऑन। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि ये m1 m2 क्या है। तो पहली बार 2 रैंक इक्वल आए थे और यहां पर 3 रैंक इक्वल आए थे, तो देयरफॉर m1 की वैल्यू है 2 और यहां पर 3 रैंक इक्वल आए थे, तो m2 की वैल्यू है 3। ये m1 की वैल्यू है, ये m2 की, ठीक है।
तो अगर और भी रैंक इक्वल होते तो उसके लिए हमने डैश डैश लगा दिया, तो आगे जितने मर्जी हम ये 1/12 m3 क्यूब माइनस m3 1/12 m4 क्यूब माइनस m4 एंड सो ऑन लगाते रहते। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 38.5 प्लस 1/12 m1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 2, और ये 1/12 m2 की वैल्यू है 3 क्यूब माइनस 3, दैट्स ऑल। इसमें तो फॉर्मूले में तो डैश लगा दिया, लेकिन इसमें लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि और कोई रैंक इक्वल है नहीं। डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है 7, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1, इन सबको सॉल्व करेंगे 38.5, इसे सॉल्व करेंगे हम 2 का क्यूब 8 माइनस 2 6/12 0.5 प्लस इसे सॉल्व करेंगे 27 माइनस 24/12 2, ये सॉल्व करके 2 आएगा, ये 0.5, ये सेम अपॉन में 7 इंटू 49 माइनस 1 48 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस 6, इन सबको ऐड कर देंगे हम, दैट विल बिकम 41, और अपॉन में 7 इंटू 48, 6 से कटा 6 8 48, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 41 बाय 56, एलसीएम निकाल के माइनस कर देंगे 15 बाय 56, 15 बाय 40 50 56, चेक करके देखो क्या आंसर आएगा। कैलकुलेटर है नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 0.27, दैट इज द आंसर। कितना आंसर आएगा, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर यूज करेंगे, डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट तक आंसर लिख देंगे हम, वो भी राउंड ऑफ करके, ठीक है। नोट कर लो सारा, फिर आगे चलेंगे इसके बाद। इसे लिख देते हैं हम, दैट वाज क्वेश्चन 3। इससे पहले 2 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। बैठा दें सारा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इक्वल रैंक्स ही होंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन की हेडिंग सेम रहने दी, हाउ टू प्रोवाइड रैंक्स टू इक्वल वैल्यूज। एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखो। एक्स एंड वाई, ट्वेंटी 35, 17, 35, 42, 12, 42, 56। ये x की वैल्यू है और यहाँ पर y की वैल्यू देख रहे हैं हम 15, 28, 12, 28, 37, 28, 56 एंड 43। ये x और y की वैल्यू गिवन है। तो यहां पर भी हम कुछ नई चीज सीखेंगे, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमने x की वैल्यूज को रैंक प्रोवाइड करना है। तो सबसे छोटा नंबर आया 12, इसको हमने दिया फर्स्ट रैंक। 17, 2, फिर इसके बाद 28, 3, इसके बाद 35 और 35 दो बार आ रहा है, ठीक है। सिंस टू रैंक्स आर इक्वल, तो उनका नंबर कौन सा होगा? 1, 2, 3 के बाद आप लोग बताओ 4 एंड 5, 4 एंड 5। तो यहां पर हम 4 एंड 5 का एवरेज निकाल देंगे तो आ जाएगा 4.5। तो इसको हम रैंक देंगे 4.5 और इसे भी 4.5, बट काउंट करेंगे 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 4, 5 के बाद आगे आएगा 6 और 7 और 8। तो हमने देखा कि इसके बाद ये 42 और 42 भी इक्वल आ गए। अब इनका रैंक है एक ही x की वैल्यू में दो बार इक्वल आ गए, 35, 35, 42, 42। तो यहां पर भी एवरेज निकाल देंगे। टू रैंक्स आर इक्वल फॉर 1, 2, 3, 4, 5 के बाद 6 एंड 7। तो एवरेज निकाल दिया 6 + 7/2, 6.5। तो इसका रैंक आ गया 6.5, 6.5, बट काउंट करेंगे 6, 7 तो आगे आएगा 8। ऐसे ही हम RY निकाल देंगे। स्मॉलेस्ट नंबर 12, इसको दिया फर्स्ट रैंक। 15, 2, 28, 28, 28 तीन बार आ रहा है। अगेन 3 रैंक्स आर इक्वल। नंबर कितना है उनका? 1, 2 के बाद 3, 4 एंड 5। तो एवरेज रैंक निकाल देंगे इसका हम 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 3, 12/3 कट के आ जाएगा 4। तो इसको हम रैंक देंगे 4, 4 और 4, बट काउंट करेंगे 3, 4, 5। अब आगे आएगा 6, तो इसको देंगे हम 6, ये 7 और सबसे बड़ा है 56, इसको देंगे हम 8। आगे बहुत ही आसान है। वी विल फाइंड d² rx - ry का होल स्क्वायर। 3 - 2, 1 का स्क्वायर 1, 4.5 - 4, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 2 - 1 का स्क्वायर 1, this minus this 0.25, this minus this 0.2
5, दिस माइनस दिस, माइनस 3 आएगा, स्क्वायर 9, 6.5 माइनस 8 1.5, 2.25, 8 माइनस 7 1 का स्क्वायर 1। अब हम इसके बाद सबका सम निकाल देंगे। 2 3 9 3 12 3 15, सबका सम आया 15। फॉर्मूला R इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 माइनस m1 1/12 m2 माइनस m2 प्लस 1/12 m3 माइनस m3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने बताया था यहाँ दो रैंक इक्वल है, m की वैल्यू आएगी 2, यहाँ 2 रैंक्स इक्वल है, m2 की वैल्यू अगेन 2, यहाँ 3 रैंक इक्वल है, m3 की वैल्यू 3, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 2 है तो 2। वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 15 प्लस 1/12 2 माइनस 2 1/12 m2 की वैल्यू भी 2, 2 माइनस 2 प्लस 1/12 m3 की वैल्यू 3, 3 माइनस 3 और अपॉन में 8 स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 6 15, ये सॉल्व करेंगे 8 माइनस 2 6/12 0.5 6/12 0.5 27 माइनस 3 24/12 2 और अपॉन में 8 इंटू 64 माइनस 1 63। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1 माइनस 6 इंटू इन सबको ऐड कर देंगे हम 15 16 और 2 18 और अपॉन में 8 इंटू 63। सॉल्व करेंगे इसे हम 9 2 द 18 9 7 द 63 2 से कटा 4 2 से 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा ये 1 माइनस 3/14। एलसीएम निकाल के माइनस कर देंगे 11/14। .79 राउंड ऑफ करके वी विल गेट द आंसर। तो काफी हाई डिग्री पॉजिटिव आ गया। इसे हम लिख लेंगे दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 4। इस फोर्थ क्वेश्चन में हमने सीखा कि अगर एक ही सीरीज में 2 बार इक्वल वैल्यू आ जाए लाइक 28 तो दोबारा नहीं आया, 35 35 और 42 42 दो बार इक्वल आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो बार एवरेज कर देंगे। अच्छा, पहली बार एवरेज किया 4.5, फिर किया दोबारा 6.5 6.5 और इसमें भी अगर 2 बार आ जाता है तो टोटल 4 वैल्यू हो जाती है, M1 M2 M3 और एक और M4 आ जाता है। अच्छा, ठीक है, तो अब ये क्लियर है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
नोट कर लो, फिर हम इसे मिटाएंगे। अब इसके बाद हम इसका फोर्थ और लास्ट मेथड सीखेंगे। इसका नाम है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। देखो, कॉन्करेंट डेविएशन का मतलब है, कॉन्करेंट का मतलब है सेम और सिमिलर, और डेविएशन का मतलब है फ्लक्चुएशन। कॉन्करेंट डेविएशन मीन्स सिमिलर फ्लक्चुएशंस, यानी जब डाटा एक जैसे फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, एक जैसा फ्लक्चुएट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपको ग्राफिकली बना के दिखा रहा हूं। यहां पर सपोज कर लेते हैं हमें ईयर दिया है और यहां पर x की वैल्यू भी यही है और y की वैल्यू भी यहीं पर गिवन है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक किस्म से मैथ्स के मार्क्स हो गए और यहां पर हमें अकाउंट्स के मार्क्स भी दिए हुए हैं अलग अलग ईयर्स में। ठीक है, सपोज एक ईयर में वैल्यू ये वाली आई, नेक्स्ट ईयर ये वाली, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यूज हमें दी हुई है लाइक दिस। तो आप लोग देखोगे कि इनमें जो फ्लक्चुएशन है वो सिमिलर है, यानी ऊपर गया तो ये भी ऐसे करके ऊपर गया, ये नीचे आया तो ये भी नीचे आ गया, ये ऊपर गया तो ये ऊपर गया, ये नीचे आया तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर गया तो ये ऊपर गया, ये नीचे आया तो ये भी नीचे आ गया, ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर गया। These are the values of x and these are the values of suppose y. तो कॉन्करेंट डेविएशन में हम सिर्फ इनका फ्लक्चुएशन देखेंगे कि एक जैसा है या नहीं। अगर एक जैसा फ्लक्चुएशन होगा तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगा, और अगर उल्टा कोरिलेशन होगा मतलब अपोजिट रिलेशन होगा कि एक इंक्रीज कर रहा है फ्लक्चुएशन अगर अपोजिट होगा और दूसरा डिक्रीज कर रहा है, तो फिर कोरिलेशन नेगेटिव हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं जैसे ही ऊपर गया तो ऊपर चला गया, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि यहां से ये फिर नीचे चला गया ऐसे करके, तो इसका मतलब है
कि जब ये ऊपर गया तो ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया तो ये नीचे आया, ये फिर ऊपर गया लेकिन ये फिर से नीचे आ गया, तो कोरिलेशन का साइन चेंज हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन ऐसा है नहीं है, ये सपोज कर लेते हैं ऐसा। अभी सीख रहे हैं हम पहली बार। दिस इज कॉल्ड कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो हम इसमें सीखेंगे कि कितनी बार इनका कॉन्करेंट रहा और कितनी बार सिमिलर या कॉन्करेंट डेविएशन नहीं रहा। उसी के बेसिस पर फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो सब। यहां पर हमें ईयर दिया है 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ईयर्स का डेटा गिवन है और किसी पर्टिकुलर कंपनी की उसके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमें गिवन है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लाइक 52,000, तो 1000 हम इग्नोर कर रहे हैं। 52, 73, 18, 28, 36, 12, 52, 26, 78, 54 और यहाँ पर इनकी सेल्स गिवन है। सपोज कर लेते हैं ये 1000 में है और ये लैक्स में, 50 और आएंगी। $88 lakhs, 94 lakhs, 70 lakhs, 60 lakhs, 40 lakhs, 52 lakhs, 35 lakhs, 74 lakhs, 63 lakhs और ये 98 lakhs। तो ये वैल्यूज हमें गिवन है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और सेल्स की, ठीक है। और हम देखना चाहते हैं कि जब हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को इंक्रीज करते हैं तो हमारी सेल भी इंक्रीज होती है या नहीं होती। तो हम इनके बीच में कोरिलेशन फाइंड करना चाहते हैं बाय यूजिंग कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन by using concurrent deviation method। तो यहां पर हम ये चेक करेंगे इस कॉलम में कि ग्राफ ऐसे करके ऊपर जा रहा है और y का भी ऊपर जा रहा है, या फ्लक्चुएशन, डिविएशन
सिमिलर है या अलग अलग है। अच्छा ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पहले 52 थे, 52 के बाद 73 हो गए तो इंक्रीज हो गए। इंक्रीज तो मतलब ये यहां पर हम प्लस का साइन लगा देंगे कि ये वैल्यू पहले से प्लस है, और पहली वाली वैल्यू का के बारे में हम नहीं बता सकते कि वो पहले पिछले साल के कंपैरेटिवली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, तो वहां पर एक खाली बॉक्स लगा देना है। 73 पहले से इंक्रीज हो गया, 18 डिक्रीज हो गया, फिर 28 इंक्रीज हो गया, फिर 36 और इंक्रीज हो गया, 12 डिक्रीज हो गया, 52 इंक्रीज, 26 डिक्रीज, 26 के बाद 78 तो इंक्रीज हो गया, 78 के बाद 54 तो वापस डिक्रीज। ठीक है, तो ये हमने सिंबलाइज कर लिया कि जैसे यहां पर प्लस है, ऊपर जा रहा है ना, तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, फिर ये ऊपर जा रहा है तो प्लस है, फिर नीचे जा रहा है तो माइनस, ये भी नीचे आ रहा है माइनस, ये ऊपर जा रहा है तो प्लस, ऊपर जा रहा है तो प्लस, फिर नीचे आया तो माइनस माइनस, फिर ऊपर गया तो प्लस प्लस। तो मतलब जब ये दोनों साइन सिमिलर हैं तो मतलब इनका डिविएशन कॉन्करेंट है, और जब ये दोनों साइन अलग अलग हो जाएंगे तो डिविएशन सिमिलर नहीं रहेगा, मतलब डिविएशन या फ्लक्चुएशन कॉन्करेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम सेल्स का भी देखते हैं। 88 के बारे में नहीं बता सकते कि पिछले साल के कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। 94 88 से इंक्रीज हो गया तो प्लस, 94 के बाद 70 डिक्रीज हो गया तो माइनस, 70 के बाद 60 फिर डिक्रीज हो गया माइनस, 60 के बाद 40 फिर डिक्रीज हो गया माइनस, 40 के बाद 52 इंक्रीज हो गया तो प्लस, 35 52 के बाद 35 तो डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज, 35 के बाद 74 इंक्रीज हो गया तो प्लस, 74 के बाद 63 डिक्रीज हो गया माइनस, 63 के बाद 98 इंक्रीज हो गया तो प्लस। ठीक है, मैं आपको इनका भी ग्राफ बना के दिखा रहा हूं एक बार। वैसे तो ग्राफ की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर बिना ग्राफ के आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आप एक कॉलम की जगह और छोड़ दो, अभी बनाना सिखाता हूं। यहां पर मैं इसका ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। सपोज कर लेते हैं दैट इज 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 and 2010। that is 50 and that is 100। 2001 तो पहले हम एडवर्टाइजमेंट, इसे हम x सपोज कर रहे हैं और इसे हम y सपोज करेंगे। तो पहले x की वैल्यू देख रहे हैं 52, 2001 में 52। थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर लो, इन सब के आगे एक एक 1 1 1 और लगा लो, 160 140 152 135 174 163 198। ठीक है, इससे क्या है कि जरा ना हमें ग्राफ बनाने में और आसानी हो जाएगी। ये 100 और ये 200, ग्राफ ज्यादा अच्छा बनेगा और ठीक से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे ना ये वैल्यूज एक दूसरे से मर्ज नहीं करेंगी, नहीं तो ग्राफ ना एक दूसरे को काटने वाला था। जैसे मैंने पहले ग्राफ बनाया था ना ऐसे करके, देखो ये अब ये ग्राफ भी बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा ऐसे करके, तो दोनों ग्राफ साफ साफ नजर आएंगे। नहीं तो पहले ना ये ऐसे करके ये बीच में चला जाता, उसके ये ऐसे नीचे आ जाता, तो थोड़ा समझने में दिक्कत आती। वैसे सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्व इसी कॉलम से हो जाएगा, या फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, क्योंकि हम पहला पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा सा ग्राफिकली देख रहे हैं इसे। 2001 52 तो ये वैल्यू आ गई 52।
फिर 73, ये 73, 18, ये 18, फिर 28, दिस इज 28, 36, दिस इज 36, 12, दिस इज 12, 52, दिस इज 52, 26, ये 26, 78, this is 78, 54, this is 54। तो देखो ये ग्राफ ऐसे बना, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसा ही हम वाई का ग्राफ बनाते हैं सेल्स का। 2001 में 188 कहाँ आएगा, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं यहाँ आया। फिर 194 2002 में, तो थोड़ा सा ऊपर चला गया। फिर 170 नीचे आया। सपोज दिस इज 170, 160 और कम हो गया, 140 और कम हो गया, 152 थोड़ा इंक्रीज हो गया, 135 डिक्रीज हो गया, 174 इंक्रीज हो गया, 163 डिक्रीज हो गया, 198 इंक्रीज हो गया। अगर हम ये वाला ग्राफ देखें तो पहले ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर ये ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर। तो हम देखते हैं कहां कहां इनका कॉन्करेंट डिवीजन हो रहा है। तो देखो ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर गया, कॉन्करेंट डिवीजन हो गया। फिर ये नीचे आया और ये भी नीचे आया, यहां भी कॉन्करेंट डिवीजन हो गया। फिर ये ऊपर गया प्लस, लेकिन ये नीचे ही आ गया, तो ये कॉन्करेंट डिवीजन नहीं है। ये फिर ऊपर गया लेकिन वो फिर नीचे आ गया, तो ये भी कॉन्करेंट डिवीजन नहीं है। ये फिर नीचे गया लेकिन वो ऊपर चला गया अपोजिट डायरेक्शन में, कॉन्करेंट डिवीजन नहीं हुआ। ये ऊपर गया, ये माइनस का और वो प्लस, ये फिर प्लस लेकिन वो माइनस, ये भी कॉन्करेंट डिवीजन नहीं है। ये ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ये भी कॉन्करेंट नहीं है। ये ऊपर गया लेकिन वो नीचे आ गया, ये भी कॉन्करेंट नहीं है। फिर ये नीचे गया और वो ऊपर चला गया, ये भी नहीं है। तो ग्राफ में हमने देखा कि कब कब कॉन्करेंट है, ये प्लस और ये प्लस, तो ये कॉन्करेंट डिवीजन है। फिर ये माइनस और ये माइनस, तो ये वाला डिवीजन भी कॉन्करेंट है। लेकिन इसके बाद कोई कॉन्करेंट नहीं मिला, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस। मतलब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, या एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज कर रहा है। अब यही चीज हम ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इंटू प्लस, प्लस आ गया, माइनस इंटू माइनस, ये भी प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। यानी जब इनके अलग अलग साइन आ गए तो ये माइनस आ गया, जब सेम साइन थे तो प्लस आ गया। तो जितने प्लस के साइन है उतने बार कॉन्करेंट डेविएशन हुआ। ग्राफिकली भी देख रहे हो ना आप, यहां पर देखो 2 बार प्लस का साइन आया, तो 2 बार कॉन्करेंट डिवीजन हुआ, पहले 2 बार, लेकिन उसके बाद
1 2 3 4 5 6 7 7 बार कॉन्करेंट डिविएशन नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार माइनस का साइन आ रहा है। तो जब यहां माइनस का साइन आता है कॉन्करेंट डिविएशन नहीं हुआ, प्लस का साइन आता है तो कॉन्करेंट डिविएशन हुआ। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं हम, इसका नाम हम रखते हैं डेविएशंस ऑफ एक्स, डेविएशंस ऑफ वाई। इसके बाद हम इसका नाम रखते हैं c, दैट इज इक्वल टू dx इंटू dy। dx और dy को मल्टीप्लाई कर दिया, उसका नाम हमने रखा ओनली c। c का मतलब कॉन्करेंट डिविएशन। तो जितने पॉजिटिव साइन आए उतनी बार कॉन्करेंट डिविएशन हुआ। इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे 1 और 2, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस को काउंट करेंगे 2, दैट इज नंबर ऑफ प्लस साइंस। पॉजिटिव वाले साइंस को हमने काउंट किया 1 और 1 2, तो 2 बार कॉन्करेंट डेविएशन हुआ। अब हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे। तो फॉर्मूला ध्यान से सीखना है। आर की वैल्यू का फॉर्मूला है, देखो मेरे साथ साथ नोट नहीं करना, पहले देखो फिर नोट करना। 2c माइनस एन अपॉन में n और अंडर रूट। मैंने अभी फॉर्मूला पूरा लिखा नहीं है, और भी आएगा। ठीक है, फॉर्मूला अभी सॉरी पूरा नहीं लिखा मैंने, अभी और भी आएगा। पहले इतना समझ लेते हैं हम लोग। इसमें सिर्फ c और n की वैल्यू आ रही है, तो हमें देखना है c का मतलब क्या है और n का मतलब क्या है। c का मतलब है नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस, मतलब कि नंबर ऑफ प्लस साइंस इन द कॉलम ऑफ C। dx इंटू dy में जो c है उसमें प्लस के साइन कितने आए। ठीक है, और n का मतलब है जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें से एक कम कर देना है, क्योंकि हम पहली वाली टर्म का कॉन्करेंट डेविएशन है या नहीं ये नहीं बता सकते। अच्छा, अगर टोटल 10 टर्म्स है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम इसमें से सिर्फ 9 का ही डिविएशन बता सकते हैं। 2 बार कॉन्करेंट है और 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स कॉन्करेंट नहीं है। 7 और 2 9, और पहली बार का हमें मालूम नहीं कि कॉन्करेंट डेविएशन है या नहीं है, तो इसमें से 1 माइनस करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, c की वैल्यू आ जाएगी 2, c की वैल्यू कितनी आएगी 2, और n की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 1, n की वैल्यू 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो 2 और 9 हम यहां पर पुट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया फॉर्मूला अभी पूरा हमने नहीं लिखा, लेकिन उसके बावजूद वैल्यू निकालेंगे। 2 इंटू सी, 2 इंटू सी की वैल्यू भी 2 है, माइनस n, n की वैल्यू है 9 और अपॉन में 9, ब्रैकेट में बंद और रूट। आगे देखते हैं, ये बन जाएगा 2 टू द 4, 4 माइनस 9 माइनस 5 डिवाइड बाय, अच्छा अपॉन में भी 9, n की वैल्यू 9, तो माइनस 5 बाय 9 अंडर रूट। तो
इसका आंसर आ गया -5/9 अंडर रूट। तो देखो यही इस क्वेश्चन की खासियत है और फॉर्मूले की भी, जो मैंने अभी बोला इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसीलिए है कि अगर इसमें अभी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो नेगेटिव का रूट कैसे निकलेगा। बस अब हमें यही सीखना है। इसी को सीखने के लिए हमें फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन भी करने पड़ेंगे, तो करके हम फॉर्मूला एकदम ठीक करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो आंसर आने ही वाला है, लेकिन हमें कुछ मिटाना पड़ेगा। तो क्या करें, ये लेफ्ट वाला पोर्शन जो है आप थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लो जल्दी से। ईयर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेल। हम देखना चाहते हैं कि जब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ता है तो सेल भी बढ़ती है या नहीं, ये हम इस क्वेश्चन में देखना चाह रहे थे। चलो ऐसा करता हूं मैं, थोड़ा सा इधर लिख के सोल्व कर देता हूं। आर का फॉर्मूला था 2c - n अपॉन n अंडर रूट, फिर 2 × 2 - 9 अपॉन 9 अंडर रूट, 2 to the 4 - 9 -5 अपॉन 9 अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले में अभी ये प्रॉब्लम है, जितना मैंने अभी लिखा है कि अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव का रूट तो निकलता नहीं है, लेकिन नेगेटिव आने से हमें ये समझ में आ गया कि आर की जो वैल्यू है वो जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो नेगेटिव है। अगर माइनस का साइन आ गया तो मतलब कोरिलेशन नेगेटिव है। तो हम ये चाहते हैं कि यहां पर एक माइनस आ जाए और ये 5/9 का रूट, मतलब हम ये चाहते हैं कि इसका नेगेटिव साइन रूट के बाहर निकल के बाहर आ जाए और 5/9 का हम रूट निकाल दें। तो 5 और 9 को डिवाइड करके जो आंसर है इसका रूट निकालो और बाहर नेगेटिव लगा दो, यही हमारा आंसर है। लेकिन ये नेगेटिव का साइन बाहर नहीं आ सकता है ना, मैथ्स के अंदर ऐसा ही होता है, नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं निकलता। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव को बाहर निकाल दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में हम इसे निकालना चाहते हैं। तो जो चाहते हैं तो फिर कुछ ऐसा मैथमेटिकली करेंगे कि वो बाहर आ जाए। अब देखो एट प्रेजेंट तो ये और ये सही नहीं है, लेकिन अभी मैं कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा फॉर्मूले के अंदर, तो जिससे ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो फॉर्मूला इस तरह से है, इसके आगे हम एक प्लस माइनस और प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। अच्छा, तो अल्टीमेटली आर का फॉर्मूला है प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c - n अपॉन n। तो आप देखोगे कि दो बार प्लस माइनस का साइन आ रहा है, बाहर भी और अंदर भी। तो 2 बार क्यों आ रहा है उसे हम देखते हैं, बता रहा हूं क्यों आ रहा है 2 बार प्लस माइनस प्लस माइनस। 2 बार इसलिए आ रहा है कि आर का फॉर्मूला या तो दोनों बार प्लस प्लस दिस आएगा या दोनों बार माइनस माइनस दिस आएगा। अच्छा, मतलब ये कि आर की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पता चलेगा इस ब्रैकेट की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो इस नेगेटिव को देखते ही ये जो 2 पॉजिटिव साइंस हैं ये गायब हो जाएंगे, हट जाएंगे। ये अगर पॉजिटिव आ जाता तो ये दोनों पॉजिटिव लिख देंगे हम लोग, ये ब्रैकेट की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये 2 नेगेटिव साइन लगा दिए, पॉजिटिव पॉजिटिव हटा दिया। अब इससे क्या होगा, ये देखो क्या होगा, रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई, रूट के अंदर वाली वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 5/9 का रूट निकालेंगे
और इसको डिवाइड करेंगे पहले 5/9 को, 0.5555 आ जाएगा और फिर इसका रूट निकाल देंगे 0.74। माइनस 0.75 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग चेक कर लेना जो भी आंसर हो, लेकिन आंसर यही रहेगा। यहाँ पर मे बी 7 के बदले 8 आ सकता है या 6 हो सकता है, वो आप देख लेना कैलकुलेटर पर सॉल्व करके। और मैं भी चेक कर लेता हूँ। 5/9 का रूट निकालो आप लोग भी। फाइव डिवाइड बाय 9 यह 0.5555 और फिर हमने इसका रूट निकाल देना। सेवन 4 5 आया। 745 और रूट निकालेंगे तो राउंड ऑफ करके 0.75 हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर सारा कुछ। और अगर इस ब्रैकेट की वैल्यू पॉजिटिव आती तो ये नेगेटिव साइन हटा देते, प्लस प्लस लगा देते। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से नोट करो। तो हमारे क्वेश्चन में c की वैल्यू आ गई 2 और n की वैल्यू 10 - 1 9। तो 2 और 9 हमने यहां पर पुट कर दिया था। नोट करो, फिर सारा मिटाएंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 15 और c की वैल्यू हमें दी हुई है 12। फाइंड r मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय यूजिंग कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। r की वैल्यू का फॉर्मूला है 2c - n अपॉन n अंडर रूट। अब तो हमने सीख लिया है प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो c की वैल्यू कितनी आएगी इसमें 12। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आएगी 12 और n की वैल्यू कितनी आएगी 14। 15 में से 1 माइनस कर देंगे, फॉर्मूला है ना। 15 में से 1 माइनस करेंगे, वी विल गेट 14।
और r की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2 इंटू सी की वैल्यू 12 माइनस n 14/14, तो बन जाएगा ये 24 माइनस 14/14, और ये 10/14, तो प्लस का 10/14 आ गया। तो ये आंसर अगर पॉजिटिव आया तो बाहर वाले दोनों साइन भी पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव हट गया। बस अभी से हम सॉल्व कर देंगे। इसको डिवाइड किया, प्लस का आंसर आएगा